नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है लोकसभा का। लोकसभा जहां हम आपसे जुड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिनसे आपका सीधा सरोकार है, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आ गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ जेल से सीधे घर के लिए रवाना हुए। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर विस्तार न्यूज आपको बता रहा है केजरीवाल से जुड़ी बड़ी अपडेट। केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और सीधे घर के लिए रवाना हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। तो 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। जेल से परिवार के साथ बाहर निकले अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। तो कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 2 जून वो तारीख होगी जब चुनावी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, तो अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। तो देखिए, समर्थकों की तस्वीर देखिए, आपके कार्यकर्ता मौजूद हैं और इंतजार है अरविंद केजरीवाल का। तो लगातार आप इस बात की मांग कर रहा था, तो अब हम आपको बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 4 प्रमुख शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। शराब नीति मामले में केजरीवाल खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। तस्वीरें विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल की जब रिहाई हुई, वो कैसे जनता का अभिवादन करते हुए निकल रहे थे जेल से। तस्वीरें देखिए, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर ये जमानत दी गई है। सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगी और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ नहीं करना है, जिन शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत मिली है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। साथ ही शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते हैं वो। और शराब नीति मामले में केजरीवाल खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा। तस्वीरें देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो वो लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए और सीधे अपने घर के लिए रवाना हुए अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ जेल से निकलने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो जेल से निकल रहे थे। परिवार के साथ वो घर के लिए रवाना हो चुके हैं। कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। लगातार मांग की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए कि वो प्रचार प्रसार कर सके, लेकिन कोर्ट ने भी इस स्थिति को साफ कर दिया है कि जमानत तो दे दी गई है और 1 जून तक सभी चुनावी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को सरेंडर 2 तारीख को करना ही पड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव है, जिसमें अब सिर्फ 15 दिन का इस समय रह गया है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही। चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, लगातार आपके कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे थे कि कब मुख्यमंत्री बाहर आएंगे और उसके बाद चुनावी प्रचार प्रसार होगा। कितनी राहत आपके लिए और कितनी चिंता आने वाले कल के लिए? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के सभी उत्सुक थे और इसकी तैयारियां जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, अंतरिम जमानत उन्हें दी गई, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भीड़ जुटी है। उसके बाद तमाम कार्यकर्ता यहां से डिस्पर्स हुए और तिहाड़ जेल की तरफ बढ़े। गोपाल राय ने सबसे अनुरोध किया कि सभी लोग तिहाड़ जेल पहुंचे। सभी नेता वहां गेट नंबर 3 पे एकत्रित थे, लेकिन उसके बाद से वहां पे पंजाब के सीएम आए और भगवंत मान और उनके साथ अरविंद केजरीवाल को गेट नंबर 4 से निकाला गया, जिसके बाद वो लोग अब अपने आवास की ओर बढ़ रहे हैं। विस्तार न्यूज मतलब हम लोग भी वहीं आसपास में हैं और इसी के दौरान जो हम ये बात आपको पहली बात बता दें कि नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिली है, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार
जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। वही एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के पार्टी स्थापित है और पार्टी के नेता भी उतनी ही तरीके से ऊर्जावान होते हैं जब वो कोई बात कहते हैं। पार्टी में गंभीरता से बात रखनी हो या विपक्षियों के ऊपर टूटना हो और उनके ऊपर कंटेंट आधारित बात कहनी हो, वो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि किस बात को मीडिया में ज्यादा तरजीह दी जाएगी, किस पे लाइमलाइट मिलती है, किन तर्कों को लोग पसंद करते हैं। ये साइकोलॉजी से भी कहा है कि कुछ शर्तें रहेंगी जिसका पालन अरविंद केजरीवाल को जमानत के दौरान करना पड़ेगा, उन शर्तों का भी जिक्र करिएगा। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, अभिषेक मनु सिंघवी जो थे इनके वकील, उनके तरफ से साफ कहना था कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत चाहिए वो शासकीय स्तर पे नहीं बल्कि चुनाव को लेकर के है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो ये दलील दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल को ठीक चुनाव के वक्त ही क्यों जेल में डाला गया, जबकि यह कार्रवाई पहले से चल रही थी और ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत थे कि वो उन्हें अरेस्ट करे। लेकिन अरेस्ट करने की टाइमिंग बड़ी ही जो है वो दिलचस्प रही, जिसको आम आदमी पार्टी की तरफ से और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार उठाया जाता रहा। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे उठाया और कोर्ट ने इसी दलील के आधार पर कहा कि देखिए कोई जो है इतने दिनों, बहुत ही छोटा स्पैम है, 2 जून तक कोई बहुत बड़ी त्रासदी नहीं आ जाएगी अरविंद केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत दी जाती है। इस दौरान कोर्ट ने कुछ शर्तें तय की, उन शर्तों के मुताबिक ये चीजें थी। आपको बता दें कि शर्त ये रखी गई है कि ठीक है अमृत, मैं रोकना चाहूंगी आपको, तस्वीरें दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, अरविंद केजरीवाल से मिलने आपके कार्यकर्ता पहुंचे और किस तरीके से लोगों का जमावड़ा देखा जा रहा है और सबकी एक ही कोशिश है अरविंद केजरीवाल से एक बार मुलाकात हो जाए। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब 50 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, तो किस तरीके से आपके कार्यकर्ता उनका स्वागत करने पहुंचे हुए, उनसे मिलने पहुंचे हुए। तो आपके लिए इस वक्त की बड़ी राहत भरी खबर है, दिल्ली में चुनाव होने हैं लोकसभा के और इस बीच बार बार इसको लेकर याचिका दायर की जा रही थी और कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर भेज दिया गया, लेकिन 2 जून वो तारीख होगी जब अरविंद केजरीवाल को खुद सरेंडर करना होगा। तस्वीरें एक्सक्लूसिव, सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है दिल्ली से इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही है। देखिए कैसे वहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग आए हैं अपने मुख्यमंत्री से मिलने। लगातार आप इस बात का जिक्र कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही जेल भेज दिया गया है, लेकिन उन पर आरोप है जो कि शराब घोटाले को लेकर, तो उसके किसी भी गवाह से अरविंद केजरीवाल नहीं मिल सकते हैं। कोर्ट ने इन्हीं शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। तस्वीरें विस्तार न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है, ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे थे, कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ, तो दूसरी तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकल रहे थे उस दौरान की तस्वीर है। वो गाड़ी के आगे वाली सीट पे बैठे हुए जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए और जिस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं में इस वक्त राहत है, और वो राहत इसलिए है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है और उस दौरान ये प्रचार प्रसार अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से उनको जमानत दी गई है तो बड़ी राहत है। 25 मई वो तारीख रहेगी जिस दिन दिल्ली में लोकसभा चुनाव होंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब संभालते हैं प्रचार प्रसार का बागडोर, क्योंकि हमने देखा है कि सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है वो अभी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल खुद कमान संभालेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात होगी 25 मई का चुनाव और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाते नजर आते हैं। अब कार्यकर्ताओं का जोश भी समझिए कि जैसे ही ये खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाएगा, उसके बाद हम देख रहे थे कि कार्यकर्ता जेल के बाहर भी खड़े नजर आए, उनके घर के बाहर भी कार्यकर्ता पहुंचे रहे। लगातार अपडेट विस्तार न्यूज आपको दे रहा है अमृत, मेरे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। अमृत, वो तस्वीरें भी हम लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है अमृत, लौटूंगे आपके पास। अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने
आऊंगा। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल अपना संबोधन दे रहे थे तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था कि जल्दी आऊंगा, लो मैं आ गया। हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूं। सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए भी अरविंद केजरीवाल नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूं, तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इस बात का जिक्र भी करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। उन्होंने कहा जो तानाशाही देश में चल रही है उससे लड़ना पड़ेगा और 140 करोड़ जनता को इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कल 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद प्रचार प्रसार भी शुरू करेंगे। और कल 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या पहलू निकलकर सामने आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अमृत तिवारी लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अमृत, इस वक्त अरविंद केजरीवाल जब जनता को संबोधित कर रहे थे वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं बोल रहा था कि मैं जल्दी बाहर आऊंगा और लो मैं आ गया। जी बिल्कुल, एक कुशल राजनेता जो है वो सबसे बड़ी उसकी यही खासियत होती है कि अपने समर्थकों में वो जान फूंक दे, एक आत्मविश्वास फूंक दे। उसके हालात किसी भी तरह के हों, नेतृत्व यही होता है कि वह सामने दिखाए कि वो बहुत ही कंफर्ट जोन में है और बहुत ही ताकतवर है। अरविंद केजरीवाल उसी रणनीति का मुजाहिरा करते हुए दिखाई अभी दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर देखिए एजेंडा भी साफ कर दिया कि कल से वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने हनुमान जी का नाम लिया। वो जानते हैं कि सामने जो उनका मुद्दई है, जो उनका प्रतिद्वंदी है, वो किस तरह से एक खास
खासतौर पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सहारा लेकर के जो लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के 400 पार संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज सीएम खरगोन, देवास, धार, नागदा में जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने सभाएं की, रोड शो की और विपक्ष पर जमकर हमले किए। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद अब सभी सियासी दल चौथे चरण के चुनाव में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें धार लोकसभा सीट भी शामिल है। वहीं चौथे चरण के लिए प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव तूफानी दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी रंजना बघेल के लिए वोट मांगा। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव पहाड़ी पर भी पहुंचे और भगवान परशुराम के दर्शन किए। इसके साथ ही सीएम ने जाना पाव में सभा को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने परशुराम की तरफ से श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने का प्रसंग भी बताया। हम सब जानते भगवान परशुराम जी का हथियार नहीं हो तो फिर क्या मिले। जब भगवान कृष्ण बलराम यहाँ आए इसी पहाड़ी पे, और उनने जब तक आए तब तक तो काफी बांट चुके थे, तो भगवान ने कहा कि मुझे, कृष्ण भगवान ने, कि उन्होंने कहा जरा मेरे को आपसे कुछ सामान चाहिए जिससे मुझे युद्ध में लड़ने की मदद मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कृष्ण तुम लेट आए हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तुमको मैं ये सुदर्शन चक्र देता हूं, ये उठा के ले जाओ। लेकिन ये बड़ी बात है कि परशुराम जी ने यहाँ सुदर्शन चक्र दिया है, ये इतिहास का हिस्सा है और ये दुनिया के सामने जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार इसमें काम करेगी और एक बड़ा केंद्र बनाएगी दुनिया के सामने इस तरह से भी। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार संहिता खत्म होने के बाद धार में जहां श्री कृष्ण और भगवान राम की लीलाएं हुई हैं, उसे तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाई जाएगी। सरकार की ओर से जैसे आचार संहिता हटेगी, इसका अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर इस पे काम करेंगे। हमने तय किया भगवान राम और भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, जहां जहां इस प्रकार के कोई अलग अलग प्रकार की कोई ऐतिहासिक घटना है, उनको तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। मेरी अपनी ओर से अक्षय तृतीया के अवसर पर परशुराम जी भगवान। धार पहुंचे सीएम मोहन यादव ने मोदी सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट काफी संवेदनशील रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में धार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने धार से सावित्री ठाकुर को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने राधेश्याम मोवेल को मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा जनता का वोट किसके पक्ष में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान होना और उसको लेकर लगातार पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं। चौथे चरण में 8 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के तूफानी प्रचार हो रहे हैं। दोनों के ही प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक सभाएं कर चुके हैं, लेकिन खास बात यह रही कि हर कोई मालवा निमाड़ अंचल में आदिवासियों की बात करता हुआ नजर आया। आखिर ऐसा क्यों, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। 13 मई को मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें देवास, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, धार, उज्जैन, खंडवा, खरगोन सीट शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल इन सीटों को अपने खेमे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पिछले 3 दिनों से मालवा निमाड़ के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी इन सीटों पर जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। इन सीटों की बात करें तो मालवा निमाड़ अंचल में आदिवासी मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है। धार, खरगोन और रतलाम लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी मतदाताओं का रुझान ही परिणाम भी तय करता है। पहले बात करते हैं इस अंचल की। मालवा निमाड़ में कुल 8 लोकसभा सीट, 8 लोकसभा सीट में 66 विधानसभा सीट। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीती। 2018 विधानसभा के मुकाबले 20 सीट ज्यादा। 66 में से आरक्षित 22 सीटों में से बीजेपी को 5 मिली। मालवांचल की 3 लोकसभा सीट आरक्षित हैं। आरक्षित 3 लोकसभा सीट में 24 विधानसभा हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 24 में से सिर्फ 10 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। कांग्रेस के खेमे में बीजेपी के मुकाबले 3 सीटें ज्यादा आईं और 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने अपना परचम लहराया। इस राज्य में वोटों और सीटों का हिसाब किताब आदिवासी आबादी के इशारों पर चलता है। मालवा निमाड़ आदिवासी बहुल इलाका है
और सूबे की सबसे ज्यादा आदिवासी सीट भी इसी क्षेत्र में है। इसी इलाके में आने वाले बड़वानी क्षेत्र में जय आदिवासी युवा शक्ति पार्टी यानी जैस का उभार हुआ। जैस का उदय और आदिवासी समुदाय में बीजेपी के खिलाफ पनपी नाराजगी इस क्षेत्र में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बनी थी। हालांकि चुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी लगातार आदिवासी समुदायों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार और खरगोन में सभा कर आदिवासी वोटरों को साधने का प्रयास किया, जिसे भाजपा लोकसभा चुनाव में ब्रह्मास्त्र मानकर चल रही है। शिवराज सरकार ने आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए पेसा एक्ट लागू कर आदिवासियों के अधिकार बढ़ाए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रदेश के आदिवासी जननायकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है और लगातार सभाएं कर रहे हैं। राहुल गांधी धार और खरगोन में सभा कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार धार में डेरा डाले हुए हैं। खरगोन में अरुण यादव सहित बड़े नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी मालवा और निमाड़ अंचल में लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह प्रचार थमने तक मंदसौर, रतलाम और खंडवा में सभाएं करेंगे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस अंचल को लेकर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का एक रिकॉर्ड स्थापित करने जा रही है, जो अपने आप में न भूतो न भविष्यति होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस अंचल की सीटों में जहां मतदान होगा वहां पर कई सीटों में कांग्रेस को जमानत बचाने का संघर्ष करना पड़ेगा। इंदौर का प्रकरण हमारे सामने है कि वहां पर किस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी तक नहीं खड़ा कर पाई। यह इस स्थिति को स्पष्ट कर रहा है कि आज कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई कहीं न कहीं मालवा निमाड़ में लड़नी पड़ रही है। और चौथे चरण में इनका पूरा का पूरा देश भर का चुनाव नीचे की तरफ जा रहा भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता टूट पड़े हैं पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ पूरे देश भर में। झाबुआ की सीट हम जीत रहे हैं, धार की सीट हम आगे चल रहे हैं और खरगोन और खंडवा की सीट पर निरंतर हमारी स्थिति मजबूत हो रही है। मध्य प्रदेश में चौथे और अंतिम फेज में हो रहे मालवा निमाड़ अंचल की 8 सीटों पर चुनाव कितना रोचक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक यहां प्रचार करने पहुंचे। इसके अलावा कई राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं ने ताकत लगाई। बहरहाल देखना होगा कि मालवा और निमाड़ की जनता इस बार किसे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। और छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। स्कूल के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है और ये बहस अब छत्तीसगढ़ के दानवीरों तक पहुंच चुकी है। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है। आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें आपने क्या किया है, फिर दूसरों को दोष दे दें। स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों बेहद ही ज्यादा गरमाई हुई है। स्कूल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर सा शुरू हो गया है। और जब प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया तो ये सियासत अपने चरम पर जा पहुंची। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम को लेकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि शासन द्वारा गुपचुप तरीके से प्रदेश के स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम श्री में बदलने की कवायद चल रही है। छत्तीसगढ़ में जन्मे एक संत और आध्यात्मिक व्यक्ति के नाम को भी ये हटाना चाहते हैं। इससे इनकी नीयत जाहिर होती है। सभी जनप्रतिनिधियों से अपील है कि इसका डटकर विरोध करें, छत्तीसगढ़ की पहचान को गुलाम होने से रोकें। पूर्व सीएम के इस ट्वीट के बाद पूरी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस होड़ में शामिल हुए और ट्वीट कर लिखा, स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलकर पीएम श्री करना छत्तीसगढ़ के साधु संतों का अपमान है। स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ की धरोहर है। भाजपा सरकार के इस कदम का कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। पहले तो स्वामी आत्मानंद स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र किया गया। बंद करने से होने वाले जन विरोध के भय से नाम बदल रहे। वहीं पार्टी के संचार प्रमुख ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि 12वीं और 10वीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल की। और बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल को
का नाम बदली करना चाह रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के स्तरहीन राजनीति है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष के इन आरोपों को जानने के बाद बीजेपी कहां रुकने वाली थी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इन आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश को पूरा सच जान लेने के बाद शब्दों का चयन करके बयान देने की सलाह दी है। मैं वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा बस फ्रंट फुट पर नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों का विधायक धर्मजीत सिंह ने भी ताबड़तोड़ जवाब दिया है। विधायक जी ने भी कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांकने की बात कही है। नहीं, कोई नाम गुपचुप तरीके से नहीं बदला जा रहा है। स्वामी आत्मानंद जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में भी श्रद्धा है, हमारे दिल में भी श्रद्धा है, उनके दिल में भी श्रद्धा है, लेकिन नामकरण कहाँ बदला गया है। अगर पीएम श्री लिख दिए तो कोई आपत्ति हो गई क्या? आपने तो आत्मानंद स्कूल के नाम पर कई दानवीर लोगों के नाम को भी हटा दिया था। तो पहले अपने तरफ देखो कि आपने क्या किया है, फिर दूसरों को दोष देना। स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर गरमाई इस सियासत पर अपने अपने आरोप और अपने अपने तर्क हैं। ऐसे में चलिए जरा आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत भूपेश सरकार ने की थी। 3 जुलाई 2020 को हुई स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत। अब तक कुल 751 स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हो चुके हैं, जिनमें 14,221 शिक्षक हैं। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो 4,50,602 हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर ये बवाल मचा क्यों है। तो ये बवाल मचा है पीएम श्री स्कूल की घोषणा के बाद से, जिसकी घोषणा खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर 2022 को की थी। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर क्या है ये पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020 में लाया गया, जिसमें देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में 19 फरवरी 2024 को हुआ, जिसमें 211 स्कूल्स को चयनित किया गया, जिसमें एलिमेंट्री स्तर की 193 स्कूल हैं, तो वहीं सेकेंडरी स्तर की कुल 18 स्कूल शामिल हैं। इन स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम में होगी पढ़ाई। पढ़ाई के साथ व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। छात्रों को स्थानीय उद्योगों में इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। आधुनिक लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और लैब जैसी सुविधाएं होंगी। बता दें कि पीएम श्री योजना केंद्र सरकार की योजना थी और छत्तीसगढ़ की स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना राज्य सरकार की योजना, जिसके चलते आत्मानंद स्कूल पीएम श्री की तमाम लाभकारी योजनाओं से वंचित रही। और शायद सरकार ने जैसे ही छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया, कांग्रेस की बौखलाहट सामने आने लगी। पार्टी ने आरोपों की झड़ियां लगाना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि पीएम श्री योजना में चयनित किसी भी स्कूल का नाम नहीं बदला जाएगा, सिर्फ स्कूलों के नाम के पहले पीएम श्री जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्कूल यानी शिक्षा के मंदिर पर दिन ब दिन सियासत गरमाती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर शिक्षा के मंदिर पर राजनीति किस ढंग से शोभनीय है। रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, छत्तीसगढ़। तो चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं के धमाल की, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉल करके टॉपर से बधाई दी और टॉपर से बातचीत की है और बच्चों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। सीएम विष्णुदेव साय का अचानक इस तरह रूबरू होना बच्चों के लिए बेहद आनंददायक अनुभव रहा। देखिए कितनी बड़ी बात हो जाती है जो प्रदेश के मुखिया हर उस बच्चे से बात करते हैं जो 10वीं और 12वीं में टॉप करते हैं। और मुख्यमंत्री का उद्देश्य भी यही रहा कि बच्चों को ये बताया जा सके कि वो कितना बेहतर कर रहे हैं और उनको मोटिवेट किया जा सके। बच्चों ने भी अपने मुख्यमंत्री से दिल खोलकर बातचीत की। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री बच्चों से बात कर रहे हैं और बच्चों के चेहरे की रौनक भी देखिए।
बच्ची है, क्या बनने का इच्छा है बेटा आगे? गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है, जसपुर का। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके पेरेंट्स को भी बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा, आपके पापा भी हैं? कौन है बगल में? पापा, चलिए आपको भी बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई मुकेश जी। चलिए, आपकी बच्ची ने जसपुर जिले का नाम रोशन किया है। हाँ, हमारी भी बच्ची है। क्या बनने का इच्छा है बेटा आगे? सीए बनना है। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। और चलिए, फिर जसपुर आएंगे तो कोई मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब छत्तीसगढ़ के नेताओं की जो ड्यूटी है वो दूसरे राज्यों में लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा और झारखंड के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव पिछले 3 दिनों से ओडिशा में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को ओडिशा भेजने के पीछे क्या समीकरण है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। के बाद आप समझ ही गए होंगे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को उड़ीसा राज्य में आखिर बीजेपी ने प्रचार के लिए क्यों भेजा है। आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग दो ऐसे समाज हैं जिनको साधने के लिए बीजेपी अपने नेताओं को उड़ीसा भेज रही है। वर्तमान में देखें तो 21 लोकसभा सीटों में बीजेडी के पास 12, बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। अब बीजेपी चाहती है कि ओडिशा की 21 की 21 लोकसभा सीट जीती जाए। यही कारण है कि प्रभावशील नेताओं को ओडिशा दौरे पर भेजा जा रहा है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस अपने अपने तर्क दे रहे हैं। देश में लोकतंत्र का बड़ा पर्व चल रहा है और जब ऐसे बड़े पर्व होते हैं तो रिश्तेदार आते भी हैं और रिश्तेदारों के यहाँ जाना भी चाहिए। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में लोकसभा के तीनों चरण के मतदान हो चुके हैं। अब पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा, इन जगह लोकसभा का मतदान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे के पश्चात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और अरुण साव जी उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। उड़ीसा के दौरे पे तो माननीय अरुण साव जी हैं, किरण देव जी भी उड़ीसा के दौरे पे हैं और छत्तीसगढ़ के इसके अलावा अन्य नेतागण के भी इन राज्यों के दौरे लगे हैं। वहाँ जाकर माननीय मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यों को बताएंगे और जनता से जाकर संवाद करके मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए वोट मांगेंगे। छत्तीसगढ़ में जो 3 चरणों में 11 लोकसभा सीटों में जो मतदान हुए हैं और मतदान के पश्चात जो रुझान प्राप्त हुए हैं, प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन को नकार दिया है। भाजपा के खिलाफ भारी आक्रोश दिखा है। जब भाजपा के नेताओं की छत्तीसगढ़ में ही नहीं चली, छत्तीसगढ़ की जनता सुनना पसंद नहीं की, तो झारखंड और उड़ीसा जाएंगे, वहां भी भाजपा को ही नुकसान करेंगे। बहरहाल भाजपा हर चुनाव में नई नई रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, लेकिन आदिवासी वर्ग को साधने का बीजेपी का ये प्रयास कितना कारगर साबित होगा, बीजेपी बीजेडी को पीछे छोड़ने में सफल होगी या नहीं,
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव वोटर्स को साधने में सफल होंगे या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब तो फिलहाल 4 जून को ही मिलेंगे। खोमन साहू, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।